नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान, एक बार पुनः आपके समक्ष तृतीय वर्ष कला के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आपसे निशस्त्रीकरण के अवधारणा के संदर्भ में ही कुछ बातें करने के लिए उपस्थित हूँ कि निशस्त्रीकरण जो है उसका आधारभूत परिचय हमने पढ़ा, विगत व्याख्यान के अंदर चर्चा करी। लेकिन जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं या उसका तहत किए गए प्रयासों को हम लोग देखते हैं या उस के तहत किए गए कार्यों की जब हम समीक्षा करते हैं तो क्या स्थिति हमारे समक्ष उभरती है, उसी के संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करेंगे। निशस्त्रीकरण के कार्यक्रम को कुछ विद्वान जो हैं वो शस्त्र नियंत्रण या आयुध नियंत्रण या आर्म्स कंट्रोल कार्यक्रम कहकर के भी पुकारते हैं। निशस्त्रीकरण के अनुसार राष्ट्रों के पास शस्त्र ही नहीं होने चाहिए, राष्ट्रों के पास बिल्कुल ही शस्त्र या सेना ना रहे या संपूर्ण निशस्त्रीकरण हो जाए, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। फिर भी निशस्त्रीकरण केवल वर्तमान में उपलब्ध हथियारों का हो सकता है, जबकि शस्त्रों के उत्पादन की तकनीक में निरंतर प्रगति होती रहती है और उसके परिणाम स्वरूप नवीन हथियार बनते रहते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि निशस्त्रीकरण को नए हथियारों पर लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के नियंत्रण के लिए एक पृथक जो शब्दावली है वो प्रयुक्त की जाती है, वह है शस्त्र नियंत्रण, मतलब आर्म्स कंट्रोल। निशस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग वर्तमान में मौजूदा हथियारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है और शस्त्र निशस्त्रीकरण जो शस्त्र नियंत्रण या जो शब्द है वो भविष्य के हथियारों के नियंत्रण के लिए भी है। निशस्त्रीकरण शस्त्रों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न है और शस्त्र नियंत्रण शस्त्रों की होड़ रोकने का प्रयास है। इसलिए निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का अंतर ही शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार का स्रोत बन गया था। सोवियत संघ अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा था कि वह निशस्त्रीकरण से पूर्व ही नियंत्रण व्यवस्था चाहता है। उसी प्रकार अमेरिका का सोवियत संघ पर यह आरोप था कि वह बिना नियंत्रण की व्यवस्था के लिए निशस्त्रीकरण चाहता है। यदि संक्षेप में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण दोनों एक दूसरे की पूरक अवधारणाएं हैं। शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण का अनिवार्य अंग है। दोनों का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समाज में अवैध शांति और अवैध हिंसा और शक्ति के प्रयोग को रोकना, हिंसा और शक्ति के प्रयोग को रोकना, सीमित करना और उसे कम करना है। अब हम बात करते हैं कि निशस्त्रीकरण की दिशा में जो क्या प्रयास किए गए हैं उनका संदर्भ में चर्चा करें। निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों का जो इतिहास है वो अनेक असफलताओं और कुछ सफलताओं की कहानी है। यह प्रमुख रूप से यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि परिणामों की असफलता का प्रमुख कारण निशस्त्रीकरण के लिए राष्ट्रों में जो सद इच्छा है उसका अभाव है। अर्थात यदि हमको निशस्त्रीकरण के परिणाम में असफलता मिलती है
तो उसका जो व्यापक कारण है, प्रमुख कारण है, वह राष्ट्रों में निशस्त्रीकरण की अवधारणा की पालना हेतु सदिच्छा जो है उसका अभाव है। प्रथम महायुद्ध से पूर्व शक्ति ही सबसे बड़ा न्याय था। इसलिए उस काल में निशस्त्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों का विशेष महत्व नहीं है। विश्व के दो देशों को निरस्त्र करने की ना तो किसी ने आवश्यकता अनुभव की और ना इस दिशा में कोई प्रयास किए गए। सन 1899 के हेग सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि मानवता के भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए सैनिक हथियारों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। दूसरे हेग सम्मेलन जो कि 1907 में हुआ के अंतर्गत इस बात की संस्तुति की गई कि विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। प्रथम महायुद्ध में हुए नरसंहार ने युद्ध की भयानकता से भावी संततियों को बचाने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता सिद्ध कर दी। अब हम बात करें कि दो महायुद्धों के मध्य निशस्त्रीकरण के किस प्रकार के प्रयास किए गए। सन 1919 से लेकर के 1939 तक, मतलब 1919 से लेके 1939 तक निशस्त्रीकरण समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रसंघ में तथा राष्ट्रसंघ के बाहर प्रयास किए गए। जब हम राष्ट्रसंघ के द्वारा किए गए प्रयासों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत शांति और सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता का अनुभव करते हुए पेरिस के शांति समझौते की विचित्र संधियों में इस दिशा में पहले चरण के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी इनकी स्थलीय और जलीय सैनिक शक्तियों को सीमित करने का कार्य किया गया। यह प्रमुख है। दूसरा, राष्ट्रसंघ के संविधान की 8वीं धारा में शांति स्थापित करने के लिए शस्त्र जो हैं उनकी कमी को आवश्यक बताते हुए इसके लिए विस्तृत योजना बनाने का कार्य संघ की काउंसिल को सौंपा गया। यह दूसरा प्रमुख कार्य। तीसरा, जनवरी 1920 में एक स्थायी परामर्शदाता आयोग बनाया गया जो कि इस दिशा में एक निशस्त्रीकरण हेतु प्रयास था। चौथा, सितंबर 1922 तक अनेक योजनाओं पर विचार करने के बाद अस्थायी मिश्रित आयोग इस परिणाम पर पहुंचा कि इस समस्या का हल विभिन्न देशों को सुरक्षा प्रदान करने से संभव है। जब तक उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं होगी वे अपने शस्त्र घटाने को तैयार नहीं होंगे। तो यह एक प्रयास था। इस प्रकार से विभिन्न कुछ प्रयास जो हैं हमको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत दिखाई देते हैं। जब हम राष्ट्र संघ के अंतर्गत जब हम राष्ट्र संघ के बाहर किए गए निशस्त्रीकरण के प्रयासों के बारे में चर्चा करते हैं तो राष्ट्र संघ के बाहर दो महायुद्धों के मध्य निशस्त्रीकरण की दिशा में जो प्रयास किए गए हैं उनमें वाशिंगटन सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन और द्वितीय लंदन नौसैनिक सम्मेलन को हम समाहित कर सकते हैं। जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात निशस्त्रीकरण के जो प्रयास किए गए उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की दूसरी धारा में निशस्त्रीकरण की चर्चा की गई है। चार्टर में निशस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ
की जिम्मेदारी महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के ऊपर डाली गई है। चार्टर के निशस्त्रीकरण संबंधी उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए पहला कदम 15 नवंबर 1945 को उठाया गया, जब कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने एक घोषणा प्रकाशित करके यह प्रस्ताव रखा कि परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण पर कार्य करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महासभा ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जिनके सदस्यों में सुरक्षा परिषद के सभी राष्ट्रों के साथ साथ कनाडा भी था। परमाणु ऊर्जा आयोग की पहली बैठक में अमेरिका ने एक राष्ट्रीय परमाणु विकास प्राधिकरण के लिए बरूख परियोजना पेश की। इस योजना के अनुसार परमाणु ऊर्जा आयोग को विखंडनीय पदार्थों के उत्पाद की सब अव्यवस्थाओं को निरंतर निरीक्षण करना था, जो अवस्थाओं को, और उसे परमाणु अस्त्रों के परीक्षण करने और परमाणु ऊर्जा के शांतिकालीन लाभों को बढ़ावा देने का अनन्य अधिकार था। इस प्रकार से कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर भी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विभिन्न जो प्रमुख महाशक्तियाँ थीं उस समय, सोवियत संघ और अमेरिका, उनके द्वारा भी इस क्षेत्र में, इस दिशा में जो पर्याप्त प्रयास किए गए, जिसमें कि हम पीटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, आईएनएफ, जो इस प्रकार की साल्ट, स्टार्ट, ये जो संधियां हैं, इनको हम इसके अंदर समाहित करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निशस्त्रीकरण की दिशा में पहले राष्ट्र संघ, उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों और महाशक्तियों के मध्य इस दिशा में प्रयास किए गए। निशस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष रूप से चिंतित और प्रयत्नशील रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1970-80 के दशक को निशस्त्रीकरण का दशक घोषित किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस दिशा में प्रयास किए गए हैं और उनको सफलता भी प्राप्त हुई है, किंतु जो अपेक्षित सफलता या अपेक्षित परिणाम होने चाहिए थे, वह जिन बाधाओं या रुकावटों की चर्चा हमने पहले की, या जो राष्ट्रों के मध्य सुरक्षा का जो भाव है, वह कहीं ना कहीं जब तक तुष्ट नहीं होगा तब तक इस दिशा में एक, जो कह सकते हैं कि जो अवस्था जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः निशस्त्रीकरण तभी सफल माना जाएगा जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शांति को निश्चित करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।